बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात मैंने नौकरानी को कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगा दो। मैं बहाने से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर नौकरानी मकारी से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। यूं सब नौकरानी के रोने पर जमा हो गए। मैं बहुत खुश हुई कि अब दरवाज़ा जब खुलेगा तो शौहर किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेगा। मगर जो ही दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे भी पांव तले से ज़मीन निकल गई। क्या कहा आपने? ये नामुमकिन है। भाभी की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये बात करने की। उन्होंने किस तरह मुंह भर कर मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती ऐसी बात। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से कहने लगी, एजाज तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई ऐप कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें किसी चीज़ की कमी होती तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने ये प्रपोजल न रखती, क्योंकि इस तरह तो मेरा ही घर खराब हो जाना था। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया था और कंधे उचकाकर बोली, जो भी है मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। इसलिए मैं आज आपको बहुत ही प्यार और अदब से समझा रही हूँ कि इस रिश्ते का जिक्र मेरे घर वालों के सामने मत करिएगा, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर भाई का सोचकर मैं भाभी को ज्यादा बातें सुना नहीं पाई थी। मेरे भाई की शादी को भी 1.5 बरस ही हुआ था। उन्होंने खुद से पसंद किया था भाभी को। वो इतने खाती पीती घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, बस वाजबी से घराना था उनका। एजाज शक्ल सूरत के एतबार से तो बहुत अच्छा था, मगर मैं उस घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मैंने तो शाही जिंदगी गुजारी थी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी और लड़की को पसंद करती थी, उससे दिलो जान से मोहब्बत करती थी। वो भी मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देगा। मैं उसी इंतजार में बैठी थी कि आज भाभी ने ये फुलझड़ी छोड़ दी थी। खैर मैंने खुद को पुरसुकून करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि आखिरी फैसला हर सूरत में मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी की जरूरत नहीं थी जो इनकार कर सकता। मैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात में मसरूफ हो गई थी। मैंने काशिफ को भी सारी बात बता दी थी। वो कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा एतबार है समरा, तुम दुनिया के आगे मेरे लिए डट जाओगी। आखिर में तुम सिर्फ मेरी ही हो जाओगी। काशिफ मेरा यूनिवर्सिटी फेलो भी था और चचा का बेटा भी था। हम दोनों की राहें बहुत वाज़ेह थी। हम एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता था। हमने जानबूझकर घर वालों से रिश्ता भी खुफिया रखा हुआ था, क्योंकि बाबा और चचा में जायदाद की तकसीम की वजह से अनबन चल रही थी। वैसे हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था और मोहब्बत भी बहुत थी दिलों में। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई थी। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था जो उन्होंने मेरी जाने बढ़ा दिया था। मैं हैरान हुई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भाई का फ़ोन हो और उन्होंने मुझसे कोई ज़रूरी बात करना हो। मैंने फ़ोन पकड़ लिया और जैसे ही हेलो कहा तो आगे से एजाज की आवाज़ गूंजी थी। वो कहने लगा, समरा मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे एक बहुत ही अहम बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे भाभी से इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और चिल्ला कर बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने आवारा भाई का फ़ोन थमाने की? मैंने जब एक बार इनकार कर दिया है तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आती? आपने अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई थी। वो कहने लगी, समरा मुझे माफ़ कर दो। दरअसल एजाज ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है। मैं धाड़ कर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। भाई कमरे में दाखिल हो गए थे। उन्होंने शर्मिंदा सी खड़ी भाभी को देखा और फिर मुझे। वो शायद समझे कि मैं बिला वजह भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। वो कहने लगे, समरा अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो इल्म होना चाहिए कि किससे किस तरह की बात करनी है। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और अपने कमरे से चली गई थी। लाउंज में ही अम्मी खड़ी थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी देखिए ना, भाभी एक तो मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी कर रही थी और अब भाई उनके खातिर मुझे डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। इतनी देर में भाभी और भाई कमरे से बाहर आ गए थे। अम्मी ने कड़े तेवरों से भाई को घूरा था। वो कहने लगी, मंजा अभी समरा के सर पर उसके वालिदैन का साया सलामत है। तुम अपने शौहर को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के कमरे में नहीं ले जा सकती। खबरदार जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी कोई हरकत की, खड़े खड़े तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। अल्लाह का शुक्र है कि इस घर का कफील मेरा शौहर है। भाई अम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया था। वो आगे बढ़कर बोला, अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी बोली, बस बस जो भी बात है, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू तो आ गए हैं ना। मैं आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस आ गई थी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। दरअसल मेरे वालिदैन शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान देते थे, मगर जब से भाई ने एक कम हैसियत घराने की लड़की से शादी की थी तब से उनकी कदर कीमत अम्मी की नज़रों में घट गई थी। भाभी तो वैसे भी अम्मी को अच्छी नहीं लगती थी। मैंने अपना माथा पीट डाला था और सोचा कि मुझे बिला वजह इस रिश्ते की खातिर अपना जी जलाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी जब वैसे घराने की बहू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो फिर मुझे ऐसे घराने में कैसे भी आ सकती है। भाभी को भी इस घर में अपना मकाम बखूबी मालूम था, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मुझे मुकम्मल तसल्ली हो गई थी। भाभी का ये ख्वाब दीवाने का ख्वाब सा है। खैर मैंने खुद को इन मामलों से दूर कर लिया था और खुद पुरसुकून हो चुकी थी। मैं काशिफ में खोकर सारी दुनिया को नज़रअंदाज कर चुकी थी।
मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरे घर में मेरी नाक तले क्या हो रहा है। इस वाक़े को 1 माह का वक्त बीत गया था। अब तो सब कुछ मेरे दिमाग से महू हो चुका था। खैर, मैं यूनिवर्सिटी से घर गई तो बाबा मेरे कमरे में आ गए थे। मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली, बाबा, आज आपको मेरे कमरे में आने की फुर्सत कैसे मिल गई है? बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटी, मैं अपनी चाह से और अपनी तलब से तुम्हारे पास आया हूँ। आज मैं बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर आया हूँ। तो मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं बाबा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं बोली, बाबा, आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए मुझसे? बाबा के अगले अल्फाज सुनकर मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी। वो कहने लगे, समरा, मैं चाहता हूँ कि तुम एजाज से शादी कर लो। मैं चीखी तो पड़ी थी। मैं बोली, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान में और हमारे खानदान की हैसियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बाबा बोले, बेटी, एजाज बहुत काबिल निकला है। उसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करने में कामयाब हो चुका है और वो एक बहुत ही काबिल लड़का है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने सर हिला दिया और बोली, बाबा, ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने ये सवाल लेकर क्यों आए हैं? मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझसे इस कदर इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? बाबा बोले, मैं तुम सबकी खुशियां चाहता हूँ। मैंने एजाज को हर कसौटी पर परख कर देखा है। वो तुम्हारे लिए हर एतबार से अच्छा है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं बाबा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मुझे एजाज नहीं पसंद, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बाबा ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था। वो बोले, बेटी, तुम एक लम्हे में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम कुछ वक्त लो, थोड़ा सोचो इस पर, फिर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, बाबा, भाभी ने आपसे पहले मुझसे इस प्रपोजल के बारे में पूछा था। मैंने बहुत सोच विचार की और फिर उन्हें इनकार कर दिया। मुझे लगा था कि भाभी में इतनी समझबूझ तो होगी कि अब वो इस बात का तस्करा किसी के सामने नहीं करेंगी, मगर छोटे घरों के लोगों का यही मसला होता है, उन्हें बात समझ में नहीं आती। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा कि जब मेरी बेटी ने ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था तो फिर मुझे इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। मुझे लगा था कि बाबा मेरी बात समझ जाएंगे, मेरी बात की कदर करेंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी थी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो बोले, समरा, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ। मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मेरा वो बाप जो सारी जिंदगी सर उठाकर चला था, जिसकी एक अलग शान और शौकत थी, जिसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था। ये देखकर तो मेरा कलेजा कट कर रह गया था। मैं बोली, बाबा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने बाबा के हाथ थाम लिए थे। वो बोले, समरा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने पर भी रजामंद हो जाऊंगा। बोलो क्या करूं? मैंने नफी में सर हिला दिया और एक लम्हे में फैसला कर लिया था। मैं बोली, बाबा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बाबा ने मेरा माथा चूम लिया था। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और फिर उठकर चले गए थे, जबकि मैं तो सख्ते में बैठी रह गई थी। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज में मेरे फैसले को मुकद्दम जाना था। मेरी ख्वाहिश के आगे हर बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ दिया करता था। फिर ये सब कैसे मुमकिन था? मेरी जिंदगी भर का फैसला था शादी। इस फैसले का अख्तियार मुझसे छीन लिया गया था। न जाने वालिदैन ऐसा सलूक क्यों करते हैं। उम्र भर बच्चों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, मगर जब उनकी जिंदगी का फैसला होता है तो फिर उन पर जबरदस्ती अपना फैसला मुसल्लत कर देते हैं। मुझे अपने बाबा से इस सब की तवक्को नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी उम्र भर की खुशियां छीन कर ले गया। मैंने अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए काशिफ का नंबर मिलाया था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत परेशान हो गया और बोला, क्या माजरा है? तुम ये रो क्यों नहीं हो? मैंने काशिफ को सारी बात बता दी थी। उसे गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा, ये क्या बकवास है? तुमने हमारी सालों की मोहब्बत को एक इमोशनल लम्हे में खत्म कर दिया। तुम नहीं जानती क्या? तुम्हारा बाप तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके गया है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ समरा, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हें किसी सूरत किसी और का होने नहीं दे सकता। काशिफ तेज तेज बोलता चला जा रहा था। मैं बोली, काशिफ, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं भाभी का ये ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं उस 2 टकी की औरत को अपनी खुशियां छीनने की इजाजत नहीं दे सकती। खुद तो उसने पैसे के लालच में मेरे भाई को फांस कर शादी कर ली, मगर उसका जुनून अभी तक ठंडा नहीं हुआ। उसे अभी और की चाह है, जभी तो अपना बेकार भाई मेरे सर पर डाल रही है। मैं गुस्से से पागल हो गई थी। काशिफ ने भी मुझे किसी किस्म की कोई तसल्ली नहीं दी थी। उसने फोन ठक से बंद कर दिया था। मैं सारी रात कोयलों पर लौटती रही थी। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रात में ही बाबा ने मेरी हाँ के मुतालिक सबको बता दिया था। अम्मी भी मुझे इस फैसले से राजी नजर आई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो तो एहतजाज जरूर करेंगी। अब्बू कहने लगे, बेटी, तुम अपने घर वालों से बात करो और उनसे कह दो कि परसों ही मंगनी के लिए आ जाए। मैं बोली, बाबा, इतनी जल्दी भी किस बात की है? भाभी मुस्कुराकर बोली, जल्दी तुम्हारे बाबा को नहीं बल्कि एजाज को है। उससे ज्यादा इंतजार नहीं होता। मुझे भाभी उस वक्त जहर लग रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। खैर, कुछ ही दिनों में मेरी और एजाज की मंगनी हो चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। अब एजाज हर वक्त मुझे फ़ोन किया करता था। यह और बात थी कि मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं किया करती थी। वो भी अजीब चिपकू किस्म का इंसान था, बार बार कॉल्स करके मुझे तंग करता था।
मैसेजेस कर करके मेरी जान को आ गया था। मैं काशिफ से रब्ता करने की कोशिश करती थी, मगर वो भी मुझसे नाराज था। मैं बहुत परेशान थी। एजाज की कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली थी। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है समरा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? तुम मुझसे मंगनी करना नहीं चाहती थी क्या? मुझे इल्म है कि तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ भी अच्छा नहीं है। अगर तुम ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं मंगनी तोड़ दूंगा। मगर मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा सलूक करो। मैंने फ़ोन काट दिया था और अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं लाउंज में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो झट से मेरे पास आ गया था। वो कहने लगा, क्या बात है समरा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इसी मौके की तलाश थी। मैं बोली, भाई भाभी मेरे और एजाज के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं। उन्होंने एजाज को बताया है कि मैं इस मंगनी से रजामंद नहीं थी, और अब जब ये मंगनी हो गई है तो मैंने भाभी का जीना मुहाल कर दिया है। इसी वजह से एजाज ने मुझसे कहा है कि वो ये मंगनी तोड़ना चाहता है। भाई, जब शादी से पहले ही ये सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो अपना मुस्तकबिल बहुत तारीक नजर आ रहा है। इतनी देर में भाभी भी उधर ही आ गई थी। वो मुझे गुस्से से देखकर बोली, समरा कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़काते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? इससे तो अच्छा था कि तुम्हारा और एजाज का रिश्ता ही ना होता। मैं तो कहती हूँ कि ये मंगनी टूट ही जानी चाहिए। इस बात पर भाई ने भाभी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उस थप्पड़ की आवाज ने मेरे अंदर तक सुकून भर दिया था। मेरा दिल बेहद मुतमईन हो गया था। शाम में काशिफ ने मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो बेइंतहा खुश हुआ था। खैर यूं ही सिलसिला चलता रहा था। अब्बू को लग रहा था कि रिश्ता अब ज्यादा देर यूं नहीं चल सकता, इसीलिए उन्होंने शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। मेरी मर्जी के बगैर शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। मैंने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा था, फिर अब कैसे हार मान सकती थी? मैंने प्लान बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारियां देखती रही थी। सब कुछ होता गया था और मैं चुप थी। मुझे शादी की रात का बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ तय था, मगर मैं ये सोच सोच कर हैरान होती थी कि न जाने बाबा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नजर आया था जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तह में जाकर ही रहूंगी, मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मेहंदी की रात एजाज के घर से काफी मुलाजमीन आए थे। वो मिठाई के टोकरे और दीगर चीजें लेकर आए थे। मैंने एक कम उम्र सी मुलाजमा को इशारा किया और अपने साथ कमरे में ले गई। वो बहुत खूबसूरत सी थी। मैं बोली, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई थी। आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? मैं बोली, बस मैं आज बहुत उदास हूँ, घर छोड़कर जाना है। मैं अगले घर में अपने लिए दोस्त ढूंढ रही हूँ। तुम मेरे ससुराल से आई हो, इसीलिए तुमसे बातें करने को जी चाह रहा है। वो मुस्कुरा दी और बोली, बीबी जी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि मैं लोगों के घरों में काम करना छोड़ दूँ। मेरे पास बहुत सा पैसा हो, मेरा अपना घर हो, मैं सुबह देर से सोकर उठूँ, मेरी शादी किसी बहुत अच्छी सी जगह पर हो जाए। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी थी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। कम उम्र लड़कियों के उमूमन इसी तरह के ख्वाब होते हैं। मैं झट से उठी और अपनी कलाई से सोने का कंगन उतार कर उस मुलाजमा की जानिब बढ़ा दिया था। वो हैरत ज़दा रह गई थी और बोली, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने ज़बरदस्ती ही वो कंगन उसके हाथ में पहना दिया और बोली, इसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए तो होगी। ये हमारी दोस्ती का तोहफा है। उस लड़की का नाम शबाना था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देखती जा रही थी। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मैं बोली, ये तो एक बहुत ही छोटा सा तोहफा है, मैं तो तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान शबाना को बता दिया था। वो चुटकी बजाकर बोली, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने उसे बहुत से पैसों का और सोने के जेवरात का लालच दिया था। उसकी राल टपकने लगी थी। मैं मुतमईन थी। शबाना से मिल लेने के बाद मेरा दिल पुरसुकून हो चुका था। अब तो मैंने मेहंदी के फंक्शन भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। फिर आखिरकार मेरी बारात का दिन भी आ गया। मैंने बारात में भी बहुत मजा किया। रुखसती के वक्त मैंने काशिफ को मैसेज कर दिया था कि तुम भी किसी गाड़ी में बैठकर मेरे ससुराल आ जाओ, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। मैं अपने ससुराल आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि भाभी का घर बहुत खूबसूरत बन चुका था। बाबा ठीक ही कह रहे थे कि एजाज ने बहुत पैसा बना लिया है। मैं इन चीज़ों से रत्ती बराबर भी मुतासर नहीं हुई थी। खैर, चंद रस्में की गई और फिर मुझे एजाज के कमरे में बिठा दिया गया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि शबाना भी वहीं पर आ गई। वो कहने लगी, बीबी जी, अब मुझे क्या करना है? मैं बोली, तुम कुछ ऐसा करो कि एजाज किसी से नज़र मिलाने के काबिल न रहे। उस पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ दस्तदराजी करने की कोशिश की है। वो मान गई तो मैं बहाने से सबसे नज़र बचाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने हाथ में पानी का जग पकड़ा हुआ था। मैं यही तासुर देना चाहती थी कि किचन में पानी लेने गई हूँ। थोड़ी देर बाद एजाज भी अपने कमरे में चला गया। शबाना तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ ही लम्हात गुजरे होंगे कि कमरे से शबाना की चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। वो बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। मैं जग समेत किचन से बाहर निकल गई थी। सारे मेहमान एजाज के कमरे के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था।
इतनी देर में शबाना भी कमरे से भागती हुई निकल आई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, एजाज साहब ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सब मेहमानों में चमगोइयाँ होने लगी थी। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, लानत हो तुम जैसे मर्द पर एजाज। तुम तो इतना भी ख्याल नहीं कर सके कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक और लड़की शामिल हो गई है और तुम ये सब कर रहे हो। मुझे फौरन तलाक दो। तब एजाज आगे बढ़ा और बोला, शबाना तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने आज तक तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट किया है। तुम मुझ पर इस कदर घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? शबाना रोने लगी और बोली, एजाज साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने फातिहाना निगाहों से काशिफ की तरफ देखा था। वो भी यहीं पर मौजूद था। फिर शबाना बोली, ऐसा कहने के लिए मुझे समरा बीबी ने मजबूर किया था। एजाज साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मुझे कभी गलत निगाहों से नहीं देखा। दरअसल कल रात जब हम सब मुलाजमीन बीबी जी के घर मेहंदी का शगुन लेकर गए थे, तब इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और ये सोने का कंगन दिया। उसने मेरा दिया हुआ कंगन आगे बढ़ाकर सबको दिखाया था। बीबी जी ने मुझसे कहा कि मैं एजाज से शादी नहीं करना चाहती। मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती तय कर दिया गया है, इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मेरी एजाज से जान छूट जाए। बीबी जी ने मुझे और भी बहुत से पैसे और जेवरात देने का वादा किया था। आज मैं एजाज साहब को बदनाम करने के लिए ही उनके कमरे में गई थी, मगर फिर मुझे अपने इर्द गिर्द आग नजर आने लगी थी। किसी इंसान पर बहतान लगाने का तो यही मतलब है ना कि हम आग में कूद रहे हैं। मैं अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने सच सबके सामने रख दिया है। एजाज आगे बढ़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए समरा। तुमसे अच्छी तो काम वाली ही निकली, जिसमें इतनी इंसानियत तो है कि उसे पता है कि किसी पर बहतान लगाना गलत बात है। समरा, मैंने अपनी बहन की शादी पर तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करूंगा। मैंने अपनी बहन के ज़रिए तुम्हें शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश की थी, मगर तुम राज़ी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भिनक पड़ गई थी कि तुम काशिफ से मोहब्बत करती हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे चचा और बाबा के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा है। तुम्हारे चचा के हिस्से में जायदाद ज़्यादा आई थी और तुम्हारे बाबा को डर था कि अगर तुम्हारी शादी काशिफ से हो गई तो कंपनी का 70% शेयर उनके पास चला जाएगा और फिर वो अपनी मर्जी का हर फैसला करने पर कादिर होंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी काशिफ से ना हो। मैंने तुम्हारे बाबा के सामने अपना प्रपोजल रखा तो वो झट से मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी। मैं खुश था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, मगर तुम तो इस मुकद्दस रिश्ते के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें तलाक ही चाहिए थी ना। लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। एजाज ने मुझे खड़े खड़े ही 3 बार तलाक दे दी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं जल्दी से काशिफ की जानिब बढ़ी थी, मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। उसका ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं बड़ी मजबूर होकर अपने घर वापस आ गई। बाबा मुझे देखकर हैरान रह गए थे। वो बोले, ये सब क्या है? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, आपने अपनी जायदाद की खातिर और शेयर्स की खातिर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई बाबा? आप जानते थे कि मैं काशिफ से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ, मगर आपने ये सब किया। बाबा हक्का बक्का खड़े मेरी शक्ल देखते रह गए थे। फिर बोले, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाज नखरे उठाए मेरी बेटी। फिर मैं किसी ऐसे शख्स के हाथ तुम्हें कैसे सौंप सकता था जो तुमसे मोहब्बत का नाटक रचा रहा था। मैंने काशिफ के मुतालिक सारी मालूमात हासिल कर ली थी। मुझे पता चला कि वो तुम्हें सिर्फ कंपनी में शेयर्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी के साथ शादी भी करेगा। मैंने तुम्हारे लिए वो लड़का चुना जो तुम्हें इज्जत देगा, प्यार देगा, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मुखलिस है। उसका कोई बुरा मकसद नहीं है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि रुखसती के फौरन बाद तुम लड़ झगड़ कर आ जाओगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर आता हूँ। इतनी देर में भाभी और भाई भी वापस आ चुके थे। भाभी ने बाबा को सब कुछ बता दिया। वो शजदर निगाहों से मुझे देखते रह गए थे। बाबा बोले, समरा, आज तुमने मेरे दिल में अपना मकाम खो दिया है। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने काशिफ को बहुत बार फ़ोन किया, उससे मिलने की दरख्वास्त की, मगर वो कहता है कि तुम जैसी मकरू फरेब से भरी हुई लड़की से मैं जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। काशिफ ने शादी कर ली है, जबकि मेरे घर में मेरी हैसियत कुछ भी नहीं रही। मैं सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ, मगर कोई मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मैं डिप्रेशन का शिकार होकर रह गई हूँ। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये सब करने के बाद मेरे हाथ में क्या आया। कुछ भी तो नहीं। मेरे हाथ तो खाली ही रह गए ना। अब सोचती हूँ कि इस सब में किसकी गलती थी, मेरी या मेरे वालिदैन की। मैं खुद अपनी गलती मानती हूँ, मगर इस सब में मेरे वालिदैन भी बराबर के शरीक हैं। मगर तन्हाई और दुख सिर्फ मेरे हिस्से में आया है, जबकि वो सब तो मुझे एक कमरे में डालकर अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया था। मेरे गुरूर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।